हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर डोयल एजुकेशन पर। साथियों, आज नए चैप्टर के साथ मैं आया हूं। इससे पहले परसेंटेज हमने कवर कर लिया है, प्रतिशत हमने पूरे 10 वीडियो में ख़त्म किया है। अगर आपने परसेंटेज के मेरे 10 के 10 वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रतिशत में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपने देखे हैं तो ही मैं आप कह सकता हूँ कि आपको परसेंटेज में कोई डाउट नहीं रहा होगा। आज मैथ को स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, संख्या पद्धति। मैंने परसेंटेज जो ख़त्म किया है वो अपना 10 वीडियो में ख़त्म किया है। आपको जिस भी टाइप में मैथ से मान लीजिए आप क्वेश्चन निकालते हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको परीक्षा में फेल पास वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें दिक्कत आ रही है, तो परीक्षा में फेल पास वाले जो क्वेश्चन थे मैंने आपको 3 टाइप में वो डिवाइड करके पढ़ाए थे। आपको जिस भी टाइप में जो दिक्कत है आप उस टाइप का वीडियो खोल लीजिए। वीडियो के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो पे उनके नाम और टाइप का नाम पड़ा हुआ है। जिस भी टाइप में आपको दिक्कत है आप उस टाइप के वीडियो को खोलिए ना, और वहाँ से आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे वीडियो देखिए। आपको मान लो कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आते, तो जिनमें आपको दिक्कत है आप उसी टाइप का वीडियो ओपन करके देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो भी मैथ है, किसी भी मैथ से आप पढ़ रहे हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चन लाने की कोशिश की है जो ज़्यादातर प्रॉब्लम रहते हैं। वो जनरली देखा जाए तो एक मैथ के क्वेश्चन नहीं है, वो 3-4 मैथ से मैंने क्वेश्चन कवर करके क्वेश्चन लाया था। जिस मैथ में अलग मुझे क्वेश्चन मिला मैंने वो क्वेश्चन आपको कराया है, और जनरली इससे बाहर क्वेश्चन पेपर में आता भी नहीं है। जिस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उसी टाइप में से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। ज़्यादा उलझन में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बवाल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो क्वेश्चन आएगा सीधी सादी लैंग्वेज में आएगा। बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन कराए वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बस अंतर इतना होगा कि जो संख्या है वो संख्या आपको बदल के मिलेंगी, तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। एक बार आप वीडियो देखिए तो सही। अगर आप 10 के 10 वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो परसेंटेज में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। आप अपना परसेंटेज बिल्कुल क्लियर मानिए अगर आपने 10 के 10 वीडियो देखे हैं। आज नया चैप्टर है, आपने देख लिया होगा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति वाला चैप्टर है। आज कुछ बेसिक चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि नंबर यानी अंक क्या होता है, नंबर क्या होता है, ठीक है। उसी तरह से संख्या जो है वो संख्याओं के प्रकार कितने हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता दीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम फंस जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर में आए हुए भी हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। अगर हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो हमारा संख्या पद्धति पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हमें इन चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति यानी संख्याओं की पद्धति। तो बहुत सारे टाइप के इस पर क्वेश्चन हैं संख्या पद्धति से। मैं आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पिछले साल यानी पिछले 4-5 सालों में पेपर में जिनका ट्रेंडिंग रहा है सवालों का, उसी तरह के सवालों पे हम फोकस करेंगे। गोल गोल मैं आपको नहीं घुमाऊंगा कि इस टाइप को भी पढ़ लीजिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, या उस टाइप से भी जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चंस का ट्रेंडिंग है, जो भी क्वेश्चंस का ट्रेंड है, उसी तरह के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊँगा। और वीडियो परसेंटेज के जो हैं थोड़े ज़्यादा, नंबर सिस्टम के जो वीडियो हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइप बहुत हैं। मैं कितने भी कम करके आपको टाइप पढ़ा लूँ फिर भी बहुत सारे वीडियोस में आ सकते हैं। एक बात और दोस्तों, ये वीडियो जो रिकॉर्ड होता है आपका वो क्लास के बाद रिकॉर्ड होता है। अगर कैलकुलेशन में कोई डाउट या कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे दिल पे मत लेना, क्योंकि अगर सामने जो बच्चे होते हैं तो वो कैलकुलेशन की मिस्टेक को पकड़ लेते हैं, बता देते हैं कि यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो हम उसको साथ के साथ सुधार लेते हैं। क्लास में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला खाली पड़ा है रूम, अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, ये चीज़ें मैंने लिखी हैं, इधर भी लिखी हुई हैं कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें इधर भी लिखी हुई हैं। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
एक एक करके हम सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर कुछ और बेसिक चीज़ें रह जाएंगी तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। पहले बिल्कुल बेस अपना मजबूत करेंगे, अपनी जो नींव है उसको मजबूत करेंगे, उसके बाद ही आगे हम सवालों पे जाएंगे। जैसे पहला ये मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन ये है कि अंक, व्हाट इज अंक, अंक क्या होता है, अंक क्या होता है। तो सबसे पहले हमें अंक के बारे में पता होना चाहिए, अंक क्या होता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट भी कर सकते हैं, आगे तक आपको काम देगा, उसका आप नोट्स बना सकते हैं इन चीज़ों का खासकर। तो अंक क्या होता है, देखिए अंक वो चीज़ होती है दोस्तों, हम किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए, किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए 10 अंकों का या 10 संख्याओं का प्रयोग करते हैं, 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारे अंक कहलाते हैं। अब वो 10 अंक या 10 संख्या कौन कौन सी हैं, वो 10 अंक ये होते हैं। मान लीजिए हमने किसी को व्यक्त करना है तो हम इन्हीं अंकों से तो व्यक्त करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक हम व्यक्त करते हैं। किसी को भी प्रदर्शित करने के लिए हम इन अंकों का प्रयोग करेंगे, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का हम प्रयोग करेंगे। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, डिजिट। इन्हीं को क्या बोलेंगे हम, डिजिट। इन्हीं को हम अंक बोलते हैं, ठीक है। अंक क्या होता है, 0 से 9 तक के जितने भी नंबर हैं वो हम सवाल हमारे क्या हो गए, सारे के सारे वो अंक होते हैं, वो सारे हमारे अंक होते हैं। क्लियर हुआ, ये तो अंक की बात है। अब अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि संख्या, नंबर, व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होता है। तो साथियों नंबर वो चीज़ है, अंकों का समूह। यदि अंकों को हम मिला दें, अंकों का एक समूह बना दें तो वही संख्या कहलाता है। अंकों का यदि हम समूह बना दें वही संख्या कहलाता है। अंकों का समूह कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 4 है ये कितनी संख्या है, 4 जो है कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे एक ही संख्या है, ये एक ही तो संख्या है, ये 4 एक संख्या है। मैं बोलूँ तो ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है, एक संख्या एक ही अंक से मिलकर बनी है, एक संख्या एक ही अंक से मिलकर बनी है। अब मैं आगे इसको लिख दूं 25, मैंने लिख दिया 25, ठीक है, 25। अब मैं यदि आपसे बोलूं कि ये कितनी संख्या है, ये कितनी संख्या है, अब बोलोगे संख्या तो एक है, संख्या एक है। अगर मैं बोलूं कितने डिजिट से मिलकर बनी है, यानी ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है, तो आप बोलोगे 1 और 1 2, यानी ये संख्या तो एक है लेकिन कितने अंकों से मिलकर बनी है, 2 अंकों से मिलकर बनी है। संख्या एक है, 2 अंकों से मिलकर बनी है। अब आगे मैं लिख के दे रहा हूँ इस चीज को, 315, 315। तो ये भी एक प्रॉपर संख्या है, एक पूरी संख्या है, 315 एक पूरी संख्या है। तो ये कितने अंकों से मिलकर बनी है, ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है, 1 2 3, 3 अंकों से मिलकर ये संख्या बनी है, ठीक है। एक ही संख्या है और अंक कितने संख्या में, 3। अब जैसे मैं इसको लिख दूं 2020, 2020। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये संख्या बता दो कितनी संख्या है, तो संख्या तो पूरी एक ही है, अंकों का समूह जब मिल जाएगा क्या बनेगा, संख्या। संख्या है, कितने अंकों से मिलकर बनी है, 4 अंकों से मिलकर बनी है। संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है, 4 अंकों से। क्या इसके अतिरिक्त तो और भी कोई संख्या हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। इसके बाद भी हम देख सकते हैं क्या क्या हमारी संख्याएं हो सकती हैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं इसको, ऐसे 6 7 8 9 3 2, इस तरह से लिख देते हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये संख्या बता दीजिए कितनी है, संख्या बता दीजिए कितनी है। अगर कॉमा लगा हुआ है, अगर कॉमा लगा हुआ बीच में, तो हम अलग अलग गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या है और सभी संख्याओं में एक एक अंक है। 6 संख्या है और सभी में एक एक अंक है। यदि मैं इनके बीच से कॉमा हटा दूं, सबके बीच से मैं कॉमा हटा दूं, यहाँ से इससे इससे इससे, तो अब क्या बन जाएगी, ये पूरी एक संख्या हो जाएगी, 67 89 32। यदि मैं कॉमा हटा दूं तो पूरी संख्या बन गई। अब आप कहेंगे कि ये पूरी की पूरी एक संख्या है, एक संख्या है। मैं पूछूं इसमें डिजिट कितने हैं, इसमें अंक कितने हैं, तो अंक कितने, 2 4 6, तो इसमें अंक कितने हो जाएंगे, 6।
कोमा हटते ही पूरी एक संख्या बन जाएगी 6 अंकों की। अगर मैं कोमा लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये अलग अलग संख्या बन जाएंगी एक एक अंक की, अलग अलग संख्या बन जाएंगी ये एक एक अंक की। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ और भी हो सकता है, संख्या में कुछ और भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है संख्या। वो ऐसे भी पूछ सकता है, इस तरह से भी तो संख्या बन सकती है 6.2, संख्या इस तरह से भी तो बन सकती है 6.2। इसमें ही फंसा देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सी संख्या है, तो ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें हम संख्या, जब हमारा पॉइंट वाली वैल्यू आती है, पॉइंट में कोई संख्या लिखी होती है, तो उसमें संख्या की पहचान हम कैसे करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आपका आता है और उसमें आपसे संख्या पूछता है कि इसमें कितनी संख्या है, कितनी संख्याओं से मिलकर बना, या ये एक संख्या कितने डिजिट से मिलकर बनी है, मान लो वो ऐसे फंसा देगा कि ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर पॉइंट वाली संख्या है तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को ही हम पकड़ेंगे। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मतलब 6 को, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हम पकड़ेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो संख्या है कितने अंकों से मिलकर बनी है, या अगर मैं इसको कहूँ कि ये बता दीजिए संख्या, इसमें कौन सा अंक संख्या में गिना जाएगा, तो हमेशा पॉइंट से पहले वाला अंक की संख्या में गिना जाएगा, यानी ये 6। तो ये कितनी संख्या है, एक संख्या है, कितने अंक से मिलकर बनी है, 2 अंक से। भले ही 6.2 है, अगर अंक की बात करेगा तो पॉइंट से पहले वाले अंक को देखेंगे, पॉइंट से पहले वाले अंक को देखेंगे, क्या पूरी संख्या 1 है, लेकिन कितने अंक से मिलकर बनी है, केवल 1 अंक से मिलकर बनी है, 6 से। अब देखते हैं आगे, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आगे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इस तरह से आ गया 25.03। अब इसमें पूछेगा कि ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है, ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है। तो मैंने अभी बताया था कि हमेशा पॉइंट से पहले वाली संख्या को कवर करना है, हमें पॉइंट से पहले वाली संख्या को कवर करना है। तो ये पूरी एक संख्या है, तो कितने अंकों से मिलकर बनी है, 2 अंकों से। यहाँ हम 4 अंक नहीं कहेंगे, पॉइंट से पहले वाले ही अंक देखने, तो कितने अंकों से मिलकर बनी है संख्या, केवल और केवल 2 अंकों से। देखिए इसका भी कारण है, इसका कारण क्या है कि पॉइंट के बाद वाले अंक क्यों नहीं गिने जाते, पॉइंट के बाद वाले अंक क्यों नहीं गिने जाते। मान लो मैं ऐसे लिख दूँ इसको 2.00। अब इसमें बता दीजिए कि ये जो संख्या कितने अंक से मिलकर बनी है, कितने अंक से मिलकर बनी है, यानी पॉइंट के बाद वाले अंक हम क्यों काउंट नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे कि ये संख्या 1 अंक से मिलकर बनी है। अब पॉइंट के बाद चाहे तो मैं कितने भी जीरो लगा दूँ, कोई है इस जीरो की वैल्यू, इस जीरो की वैल्यू कोई है नहीं। तो इसलिए अगर संख्या बात करेगा और पॉइंट में वैल्यू है, तो पॉइंट से पहले वाले अंकों को पकड़ लो, वो ही हमारी प्रॉपर संख्या मानी जाती है। उसमें जितने भी अंक होंगे उसके अंक माने जाएंगे। जैसे ये संख्या 1 अंक से मिलकर बनी है, तो एक संख्या है और 1 ही अंक से मिलकर बनी है। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर रहा होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। आगे बात कर रहा है संख्याओं के प्रकार की, टाइप्स ऑफ नंबर, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, मैंने यहाँ लिखी हैं, देखो इधर से और यहाँ तक ये सारी संख्याएं लिखी गई हैं, सारी की सारी संख्याएं हैं। आइए इनको देख लेते हैं संख्याओं को, कि संख्या जो है हमारी कितने प्रकार की होती हैं। इनको हटा देते हैं ऊपर से। अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, सबसे पहला संख्याओं के प्रकार में पहली चीज है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या हर वो संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या हर वो संख्या होती है जिन चीज़ों से हम, यानी जिन अंकों से हम किसी को गिनते हैं, जिन भी अंकों का प्रयोग गिनती में किया जाता है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर वो ऋणात्मक नहीं है तो नेचुरल नंबर कभी ऋणात्मक नहीं होते। यानी प्राकृतिक संख्या क्या संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जिन चीज़ों से हम किसी को गिनते हैं, वो सारी प्राकृतिक संख्या है। जैसे मैं लिखूँ 1 2 3 4 5, क्या है, सारी प्राकृतिक संख्या हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक जाएंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो अब यहाँ बात आती है, तो यहाँ कुछ चीज़ मिसिंग लग रही है, आपको मिसिंग लग रहा है कुछ, क्या मिसिंग लग रहा है, जीरो। बात आ जाती है जीरो पे।
बात आती है जीरो पे। क्या जीरो भी प्राकृतिक संख्या है? मान लो उसने 4 ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए, 4 ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए, इस तरह से आ गए। ऑप्शन ए में ये, बी में, सी में और डी में, ऐसे आ गए 4। पूछने लगे निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता दीजिए। निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो कभी भी जीरो लगाने की गलती मत कर देना, कभी भी जीरो लगाने की गलती मत कर देना। क्यों? क्योंकि जीरो कभी प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं होती है। क्यों शामिल नहीं होती है? मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं से हम किसी को गिनने का प्रयास करते हैं, जिन संख्याओं से हम गिनते हैं, तो वो सारी प्राकृतिक संख्या हैं। तो आप मुझे बता दो, क्या आप कभी जीरो से गिनती की शुरुआत करते हो? मैं आपको बोलूं वहाँ एक आदमी खड़ा है, मैं बोलूँ देखो देखो जरा कितने आदमी खड़े हैं, आप ये तो बोलोगे एक आदमी खड़ा है। अब ये थोड़ा ना बोलोगे कि जीरो आदमी खड़ा है, आप जीरो आदमी तो नहीं बोलोगे ना, तो आप क्या बोलोगे? एक आदमी खड़ा है। इसलिए हम गिनती की शुरुआत अगर एक से करते हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी? एक ही कहलाएगी। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं मानी जाती। इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम में ये छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं और जिनका खामियाजा हमें बहुत आगे तक भुगतना पड़ता है। पॉइंट 16 नंबर से बच्चे कट जाते हैं और आप एक नंबर का सवाल गलत करके आओगे तो बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का। तो कभी भी जीरो को नेचुरल नंबर मानने की गलती मत कर देना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैं आपसे बोलूं -1, -2, -3, क्या ये भी नेचुरल नंबर है? -1, -2, -3 क्या ये भी नेचुरल नंबर है? क्या ये भी प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं? धनात्मक होंगी, ऋणात्मक नहीं होती। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, लिख लीजिए इस बात को। प्राकृतिक संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती और जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। हमने नेचुरल नंबर तो पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या है तो हमने देख ली है। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, इसको साफ कर देते हैं। अब पूर्ण संख्या हम देखते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखो, पूर्ण संख्याएं वो होती है हमारी पूरी, नहीं, संख्या पूरी कब होंगी? संख्या पूरी कब होंगी? यदि मैं ऐसे लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्या इन संख्याओं से हम काम चला लेंगे? कोई भी संख्या लिखने के लिए क्या इन संख्याओं से काम चल जाएगा? मान लो मुझे कितना लिखना है, मुझे 900 लिखना है, तो 900 कैसे लिखूंगा मैं? इन संख्याओं से लिख जाएगा 900, तो 900 तो हमें जीरो लगाने पड़ेंगे 2। 900 में या मान लो मुझे लिखना 10 ही लिखना है, तो इन संख्याओं से लिख जाएगा क्या 10? इन संख्याओं से 10 लिख जाएगा? नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा? जीरो लगाना पड़ेगा। यानी पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं यदि हम जो भी नेचुरल नंबर है उनमें यदि हम जीरो को भी शामिल कर लें। ठीक है, नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को भी शामिल कर लेंगे तो वो क्या कहलाएंगी? सारी की सारी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। यानी नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अब है ये पूर्ण संख्या, अब है ये पूर्ण संख्या। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन रख सकता है कि निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता दीजिए क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो अब हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट में लिख लीजिएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को नोट कर लें, आगे तक आपको काम देंगे, आप भूलेंगे नहीं इन चीज़ों को। अगर भूलते हैं तो आप उसका रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या निम्न में से कौन सी है, तो आप बता देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या निम्न में से कौन सी है? जीरो। जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, वहाँ जीरो को नहीं लेंगे, जीरो यहाँ आएगा होल नंबर में, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जीरो। उम्मीद है बात बिल्कुल समझ में आई होगी। नेक्स्ट आइए देखते हैं आगे, पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर। पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं खत्म, अब बात कर लेते हैं पूर्णांक की। देखो साथियों, पूर्णांक हमेशा हमारा 2 प्रकार का होता है। पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। कैसे? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक।
धनात्मक पूर्णांक आपको पता है जो प्लस की वैल्यू है वो धनात्मक पूर्णांक और जो माइनस की वैल्यू है वो ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो पूर्णांक हैं वो दो तरह के होंगे, जो पूर्णांक होंगे वो आपके दो टाइप के होते हैं पूर्णांक, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक। दोस्तों राइटिंग पे नहीं जाएंगे, राइटिंग मेरा थोड़ा साफ नहीं है, तो चीज़ें जो मैं बोलूँगा वो एकदम आपको एकदम क्लियर होंगी, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी एक एक पॉइंट में। चीज़ें जो मैं आपको पढ़ाऊँगा एकदम क्लियर होंगी, तो आप स्पेलिंग या राइटिंग पे थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, तो आप क्लैरिटी पे ध्यान देना कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, मैटर ये करेगा। अब इसमें क्या है, पूर्णांक हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक कौन से, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होंगे, -1 -2 -3 -4। ठीक है, -4। तो पूर्णांक हमारे धनात्मक और ऋणात्मक दो तरह के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब बात आती है जीरो की बात आती है। जीरो धनात्मक पूर्णांक में आएगा या ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा। ये जीरो है वो उसकी गिनती यहाँ होगी या यहाँ होगी, जीरो की गिनती, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो जीरो है वो ना तो कभी धनात्मक पूर्णांक होता है और ना कभी ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो की गिनती ना तो इधर आएगी और ना ही इधर आएगी। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक में आएगा ना ऋणात्मक में। कैसे, इसका भी कारण है, देखो जो भी धनात्मक पूर्णांक होगा, जीरो धनात्मक पूर्णांक में क्यों नहीं आ सकती। जीरो इसलिए नहीं आ सकती कि जो भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसका मान हमेशा जीरो से बड़ा होता है। जो भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसका मान जीरो से बड़ा होगा, तो इसलिए धनात्मक में जीरो नहीं आएगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का मान जीरो से हमेशा बड़ा होगा, इसलिए यहाँ से इसकी जो जगह है वो कैंसिल। अब ऋणात्मक पूर्णांक में क्यों नहीं आ सकती, मान लो अगर धनात्मक में नहीं आई है तो ऋणात्मक में क्यों नहीं आएगी, नेगेटिव में क्यों नहीं आएगी। नेगेटिव में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ऋणात्मक जो पूर्णांक हैं उनका मान जीरो से कम होगा। जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं उनका मान जीरो से कम होता है, इसलिए यहाँ भी जीरो को जगह नहीं मिली है। यानी धनात्मक में तो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि धनात्मक संख्या का मान जीरो से अधिक होगा, और नेगेटिव में यानी ऋणात्मक में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का मान जीरो से कम होता है। इसलिए जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ध्यान रखना, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो क्या लगाएंगे, एक। जीरो को नहीं लगाएंगे, जीरो ना तो धनात्मक में आएगी ना ही ऋणात्मक में आएगी। उम्मीद है बात क्लियर रही होगी, बिल्कुल एकदम क्लियर। ऐसी क्लास है, मज़ा आ जाएगा आज आपके आज की क्लास में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, इसको साफ कर देते हैं और बात करते हैं हम सम संख्याओं पर। सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या वो होती है जो दो से कट जाए। जितनी भी संख्या दो से कटती है वो सारी सम संख्याएं, चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस चीज को, मैं एक संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने संख्या लिख दी है। अगर ये संख्या दो से कट जाती है तो ये संख्या कैसी संख्या है, सम संख्या। अगर ये संख्या दो से कट जाएगी तो वो सम संख्या है। यानी यही तो मेरे कहने का मतलब है, जो संख्या दो से कट रही है वो सारी सम संख्या है, चाहे कोई भी हो। अगर कोई भी संख्या दो से कट जाएगी तो वो सारी सम संख्या है, वो सारी की सारी सम संख्या है। तो बात यहाँ पे आती है कि सबसे छोटी जो सम संख्या है वो कौन सी है, सबसे छोटी जो सम संख्या है वो कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, सम संख्या ये होती है 2 4 6 8, ठीक है, या फिर 0, ठीक है, 0। ये सारी सम संख्या, यानी अगर इन संख्याओं में से, यानी इन अंकों में से कोई अंक किसी संख्या के लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट का मतलब ऐसे कोई संख्या लिख रही है, यहाँ पे ये लिख दी मैंने,
तो इसका इकाई अंक यानी लास्ट का अंक क्या 2। अगर इसका लास्ट का अंक सम है तो ये पूरी संख्या सम है। अगर ये लास्ट का अंक 2 है तो ये पूरी संख्या सम है, देखते ही बता देंगे पूरी संख्या सम है। अगर इसकी जगह में 1 लिख दूँ बाद में, 2 के बाद में 1 लिख दूँ तो अब क्या है पूरी संख्या सम कह सकते हैं इसको? नहीं, सम संख्या वही संख्या होगी जिसका इकाई अंक में से इनमें से कोई एक अंक आ रहा होगा, चाहे कितनी भी बड़ी हो संख्या हो। अगर इकाई अंक में से इनमें से कोई सा एक अंक है तो आप देखते ही बता देना कि ये संख्या सम है, ये संख्या सम है। अगर इनमें से नहीं है तो वो संख्या सम नहीं है, वो संख्या सम नहीं है। ठीक है, समझ में आया? सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं वो सारी की सारी सम संख्याएं, वो सारी सम संख्या होती है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद दिया हुआ है विषम संख्या। हाँ, एक बात और, एक चीज और रह गई है इसमें। देखिए ये तो सारे अंक कैसे हैं? धनात्मक है, सारे अंक धनात्मक है। अगर मैं आपसे कहूँ तो -2, -4, -6 और -8, क्या ये भी सम है? क्या ये भी सम है? बताइए, ये तो सम है। -2, -4, -6, -8, क्या ये भी सम है? बिल्कुल सम है, बिल्कुल सम है। संख्या चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, अगर सम अंक है तो संख्या सम है। ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की संख्याएं सम हो सकती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बात करते हैं विषम संख्याओं पे। नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या यानी ओड नंबर, ओड नंबर, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं दोस्तों वो होती हैं, विषम संख्याएं वो होंगी, क्या होंगी? विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से ना कटें, बस 2 से ना कटें, बाकी किसी से कट जाए, वो विषम संख्याएं। विषम संख्या का क्या मतलब है? 2 से नहीं कटनी चाहिए, बाकी किसी से कट जाओ कोई दिक्कत नहीं, विषम संख्या है। ठीक है, 2 से ना कटें। तो विषम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं देखो, विषम संख्याएं क्या होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 विषम है। तो इनमें से आप बता सकते हो कोई सी भी संख्या 2 से कट रही है? कोई सी संख्या 2 से कट रही है? देखो, 2 से 1 भी नहीं कट रही है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यानी विषम संख्या वो होती है जो 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटें वो विषम संख्या है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। एक बात और, हर एक विषम संख्या दूसरे स्थान पर आती है, यानी अपने बीच में एक नंबर छोड़ के अगली होती है। ऐसे ही सम होती हैं, यानी सम और विषम में एक एक अंक का गैप होता है। देखिए यहाँ पे 1 है तो इनके बीच में एक सम संख्या छिपी होगी 2, सम के बाद विषम, विषम के बाद फिर से सम आएगा यहाँ 4, सम के बाद विषम। तो सम और विषम ऐसे आती हैं, पहले विषम, सम, विषम, सम, विषम, सम, ऐसे। तो ये सम विषम जो संख्या उनमें अपने बीच में एक संख्या छोड़कर अगली होती है। जैसे यहाँ पे पहली क्या है? सम है, उसके बाद नंबर 2 आता है, 2 विषम, सॉरी पहली संख्या विषम है, 2 सम है, तो सम के अगला विषम आएगा। जैसे 1 छोड़ के आया है ना, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो सम विषम में एक एक अंक गैप होता है। तो विषम संख्या क्या होगी? जो संख्या 2 से ना कटे वो सारी विषम संख्याएं, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं। क्लियर है? ये हमारी विषम संख्याएं हो गई, ये विषम संख्याएं हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, आगे क्या लिखा हुआ हमारा? अभाज्य संख्याएं। आगे लिखा हुआ हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे होते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, जो संख्या या तो 1 से कटे और या अपने आप से कटे। जैसे मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, क्या लिखे दे रहा हूँ? मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 19, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 17, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 13, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 11, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कितना? 7, मैं लिखे दे रहा हूँ 5। क्या ये सारी अभाज्य हैं? बिल्कुल सारी अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याओं की पहचान क्या है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो या तो 1 से कटें या अपने आप से कटें। एक और अपने आप से जो संख्या कटेगी वही हमारी अभाज्य संख्या होगी। 1 से कैसे कटेगी? 1 से काट लेंगे। 1 से यदि मुझे 5 काटना है तो कितनी बार काटूंगा मैं? 1 से 5 बार कट जाएगा। 1 से 5 5 बार कट जाएगा।
1 से कट गई या फिर अपने आप से कटे, 5 से 5 एकम 5 एक बार कट गई। तो अभाज्य संख्या वो होगी जो अपने आप से और 1 से कटे, वो अभाज्य संख्या है, वो हमारी अभाज्य संख्या है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमें अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। देखो अभाज्य संख्याओं का योग तो हम आसानी से निकाल लेंगे, संख्या यदि हमें पता है कि ये अभाज्य है, ये समय या विषम, तभी निकाल पाएंगे, वरना इसका कोई तरीका या फॉर्मूला नहीं होता कि अभाज्य संख्या इतने से इतने तक की अभाज्य संख्या पूछी है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे आ जाएगा, नहीं, ये हमें पता होना चाहिए। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग कई बार पेपर में पूछा गया है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहली 10 अभाज्य संख्या क्या होंगी, पहली 10 अभाज्य संख्या क्या होंगी। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है कौन सी। बहुत बच्चे इस पर फंसे हैं और एग्जाम में आपने भी कई बार क्वेश्चन गलत किया होगा, देखो आप अभी भी गलत करेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है। अभाज्य संख्या जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताया है, अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो 1 से कटे या अपने आप से कटे, वो अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या की क्या शुरुआत में यहाँ से कर देता हूँ। अभाज्य संख्या जैसे ये 3, उसके बाद अगली अभाज्य कौन सी आती है 5, फिर 7, 9 को ले लूँ, 9 अभाज्य संख्या नहीं, 11, 13। तो मैं ऐसे अगर अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ तो क्या ये अभाज्य संख्याओं की सही शुरुआत है, ये अभाज्य संख्याओं की सही शुरुआत होगी अभाज्य संख्याओं की, नहीं, ये एकदम सही शुरुआत नहीं है, एकदम गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 नहीं होती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 2 होगी। 2 क्यों होगी, देख लीजिए अभाज्य संख्याओं की पहचान क्या है, जो या तो अपने आप से कटे या 1 से कटे। अब 2 भी तो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 2 को बता दो तुम 2 के अलावा किससे काट सकते हो, 2 को 2 के अलावा किसी से काट सकते हो, आप बोलोगे 1 से काट सकते हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जो संख्या 1 से या अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या होंगी। तो इस कैटेगरी में 2 का नंबर पहला है, यानी अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 2, अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 2। इस बात को लिख लीजिए। क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे क्वेश्चन आया है, घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ लेगा, वो ऐसे पूछ लेगा, आपसे क्वेश्चन गलत करवाना उसे, कैसे गलत करवाएगा, वो ऐसे पूछेगा, वो ये क्यों पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो। मैंने तो आपको रटवा दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, बस जाके आँख बंद करके लगा दीजिए 2 है। कभी कभी वो ऐसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो तब आप 2 को मत लगा देना, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो आप मुझे बता दो इनमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी वहाँ 3 होगी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में पूछा गया है, क्या पूछ रहा है, क्या सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछ रहा है या केवल सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान रखना अभाज्य में और विषम अभाज्य में बहुत बड़ा अंतर है, सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य 3, यहाँ 3 होगा। तो क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा गया था, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग, पहली 10 अभाज्य संख्या जो भी हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद क्या आएगा, क्या 15 ले लूँ, नहीं, 15 3 से कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से या 1 से कटे। तो 13 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद कहाँ जाएंगे 23, गिन के देखना जरा हो गए क्या 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुई हैं। तो 23 के बाद क्या आएगा 25, नहीं ले सकते, 25 के बाद 27 नहीं लेंगे, 27 कट जाएगा 3 से 9 से, तो क्या लेंगे 29 अभाज्य है। तो इनका योग पूछ लिया था, इन संख्याओं का पेपर में योग पूछा गया कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग, तो इनका योग कर लेंगे हम, इनका योग जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। अब योग तो हम कर ही सकते हैं ना, तो इनका जो योग होगा वही उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, इसको तो लिखते ही नहीं है, इसको लिखते नहीं है, 3 से शुरुआत कर देते हैं और यहाँ 31 तक आ जाते हैं, 3 से शुरुआत करके यहाँ 31 तक आ जाते हैं, उत्तर गलत हो जाता और वो गलत उत्तर भी हमारे ऑप्शन में रखा हुआ होता है।
तो हम टिक करके आ जाते हैं और अपना सवाल सही मान लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, आगे से सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 2 है, यानी 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सबसे छोटी सम भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में भी आती है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा, प्राइम नंबर आपका एकदम क्लियर। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं, इसके बाद है हमारा भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याओं में थोड़ी सी बात कर लें। भाज्य वीडियो आपका लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपका नंबर सिस्टम में जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और हो भी रही होगी एक एक चीज़ क्लियर। अब बात करते हैं भाज्य। यहाँ लिख लेते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या नहीं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य का मतलब है यानी जिनमें भाग चला जाए, जिनमें भाग चला जाए और भाग कैसा जाए? पूरा पूरा जाए। भाग ऐसे नहीं चला जाए, आप 5 में 2 का भाग लगा रहे हो तो कितना आया? 2.5। ठीक है, जिनमें भाग चला जाए यानी भाज्य संख्या वो होती है जो किसी से भी कट जाए। क्या किसी से भी कट जाए? हाँ जी, जो किसी से भी कट जाए, 2 से 3 से 5 से 10 से, जिससे तुक्का लगे उससे कट जाए, वो सारी भाज्य संख्याएं। यानी भाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी भी संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। जो किसी भी संख्या से कट जाए वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ठीक है, जो किसी भी संख्या से कट जाए भाज्य संख्या होती है। अब बात एक मेन पॉइंट यहाँ है गौर करने वाला। अगर क्वेश्चन मान लो उसने ऐसे पूछ लिया, क्या आप कहोगे? आप तो ये बोल रहे हो जो किसी से भी कट जाए भाज्य संख्या है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो इस बात का ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 25 ऐसे मैंने कुछ संख्याएं यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ संख्याएं मैंने लिख दी हैं। तो यदि मैं कहूँ तुमसे, मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दो। निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दो। आप बड़ी जल्दी से भाग कर देखोगे इनमें सबसे छोटी कौन? अरे 2 है सबसे छोटी। 2 सबसे छोटी है। ले भैया 2 उत्तर। 2 सबसे छोटी है तो 2 उत्तर गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाज्य संख्या की अगर बात करता है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। ठीक है, भाज्य संख्या 4 होगी। क्या बताइए, आपने यहाँ गलती नहीं की है? ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम छोड़ देते हैं और यही बेसिक चीज़ें पेपर में आजकल बहुत पूछी जा रही हैं। ये बात उनको भी पता है कि बेसिक चीज़ें हम अच्छे से क्लियर नहीं करते, तो बेसिक से ही 4-5 क्वेश्चन रख दिए। 4-5 क्वेश्चन उन्होंने रख दिए, उनमें से 1-2 हमारा ठीक हो गया, 2-3 गलत हो गई। तो यही कारण है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 होगी, 2 नहीं होगी। 2 कैसी संख्या है? अभी तो पढ़ गए हैं, 2 अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, यानी भाज्य संख्याओं को एक तरह से और से हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? वे संख्याएं जो 1 से और अपने आप से तो कटेंगी, 1 से और अपने आप से तो कटेंगी, लेकिन उसके अलावा भी कम से कम उनका एक गुणनखंड और होगा। समझ में आया? ये भाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से और अपने आप से तो कटने वाली हर एक संख्या है, 1 से और अपने आप से कटेगी, लेकिन उसके अलावा भी उसका एक गुणनखंड और होना चाहिए। उसके अलावा भी उसका एक गुणनखंड और होना चाहिए। इसको ऐसे समझोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। तो क्या 2 का 1 से और अपने आप से, एक के अलावा और अपने आप के अलावा कोई एक तीसरा गुणनखंड और है? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो इन दोनों के अलावा आप इसको किसी और संख्या से काट सकते हैं? बताइए, आप इसको काट सकते हैं? नहीं काट सकते, तो इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे 4 है, अब 4 का 1 के और 4 यानी अपने आप के अलावा एक गुणनखंड और है। क्या? 2 गुणा 2। ठीक है, एक गुणनखंड और 2 गुणा 2। तो क्या ऐसा 2 का है?
एक की और अपने आप के अलावा कोई दूसरा अन्य है तीसरा गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब 2 जो है हमारा भाज्य संख्याओं में नहीं आएगा। ध्यान रखना सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इस बात को नोट में लिख लेंगे, 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। उम्मीद है बात एकदम क्लियर रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, इनको भी देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, ये वाली सह अभाज्य संख्या, मैं मार्कर जगह चेंज कर दूं। देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होगी, सह अभाज्य संख्या जोड़े में होंगी, यानी संख्याओं का ऐसा कोई भी जोड़ा, कोई भी लिख दो। अब कोई का मतलब ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे, पहले बात सुनेंगे, बात को सुन लो। संख्याओं का ऐसा कोई भी जोड़ा जिनका में से यानी HCF 1 हो, संख्याओं का ऐसा कोई भी जोड़ा जिनका HCF 1 हो, वो सारी सहभाज्य संख्या होंगी। चाहे वो सम विषम हो, दोनों सम सम हो, सम सम का तो नहीं आएगा, दोनों अभाज्य या हमारी सम हो, तो कुछ भी हो, यानी ऐसा जोड़ा जिनका में से एक आए। जैसे मैं लिख दूं 3 और 4, 3 और 4, तो क्या पूछने लगे तुमसे कि ये हमारी सहभाज्य संख्या है कि नहीं? अब बोलोगे बिल्कुल सहभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का में से कितना हुआ, 1। अब में से का कैसे पता चलेगा? में से का, में से भी भूल जाओ, में से भी भूल जाओ, में से भी भूल जाओ। एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है, क्या आप इन दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से एक साथ काट सकते हैं? किसी एक संख्या से, ऐसे नहीं कि इसको 2 से काट दिया 2 बार और इसको 3 से काट दिया 1 बार, ऐसे नहीं। दोनों को एक ही संख्या से काटना है, या तो दोनों को 3 से काट लो या दोनों को 2 से काट लो, एक ही संख्या से काटना है। क्या ऐसी कोई संख्या नजर आ रही है जो इन दोनों को एक साथ काट दे? ऐसी नहीं है ना। तो वही संख्या हमारी क्या है, सहभाज्य, यानी ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्या जो, ऐसी दो संख्या जो किसी एक संख्या से एक साथ ना कटे, ऐसी दो संख्या जो किसी एक संख्या से एक साथ ना कटे, वही सहभाज्य संख्या है। वही क्या संख्या, सहभाज्य। या दोनों का में से एक है तो वह सहभाज्य होगी। जैसे ये ले लो 16 और 25, देखो यहाँ सम आ गई संख्या, एक यहाँ विषम थी, यहाँ कैसे थी, अभाज्य थी। देखो यहाँ सम है, यहाँ विषम है। ये सम विषम भी हो सकती है, लेकिन दोनों सम सम नहीं होंगी, दोनों सम सम नहीं होंगी। तो ध्यान रखना, तो सम विषम अभाज्य वगैरह हो सकती हैं। हमें ये देखना है उनका में से या तो एक हो या वो दोनों किसी भी एक संख्या से नहीं कट रही हो, तो वही जोड़ा हमारा क्या होगा, सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा। जैसे 7 का और एक जोड़ा 9 का हो गया, सहभाज्य है। 11 का और 14 का हो गया, बिल्कुल सहभाज्य होगा, सहभाज्य है। और भी बहुत सारे तुम जोड़े बना सकते हो, 13 का बना लो, 9 का बना लो, ये भी सहभाज्य संख्या है। यानी समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी एक संख्या से ना कट रही हो, और एक जोड़े में 3-3 संख्या भी हो सकती हैं, 4-4 भी हो सकती हैं, ऐसे 2-2 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो सारी सहभाज्य होंगी जो किसी एक संख्या से ना कटे या जिनका में से एक हो। क्लियर रहा? बिल्कुल एकदम क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। रियल नंबर, सॉरी सहभाज्य होगा, अच्छा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, इन पे पढ़ेंगे रेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय। इस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। परिमेय संख्या क्वेश्चन निकालना हम बाद में सीखेंगे, पहले संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम भिन्न रूप में लिख दें। परिमेय संख्या वो संख्या होगी जिसको हम भिन्न रूप में लिख सकते हैं, वो सारी परिमेय संख्या हैं। चाहे कोई भी हो, भिन्न रूप में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी परिमेय संख्या है। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि भिन्न रूप में, भिन्न रूप का मतलब है, यानी इसको हम अगर किताबी डेफिनेशन से देखें तो किताबी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जिसको
p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q का मतलब भिन्न तो हो गया, अरे p और q को कुछ भी मान सकते हो, यानी हर वो संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सके वो परिमेय संख्या होती है। बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये जो q है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया, मान लो आपने ऐसे कर दिया 2/0, तो क्या ये परिमेय संख्या रह जाएगी? नहीं। तो जो q है, q बराबर डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये दोनों संख्या क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। तो हर वो संख्या जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होंगी, वो परिमेय संख्या होंगी। कैसे? अब परिमेय संख्या आखिर होती कौन कौन सी है, परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? अब देखिए परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी। परिमेय संख्या देखो 5/3 परिमेय संख्या है, p/q भिन्न के रूप में लिखा है, तो देखो q का मान कितना है? जीरो है क्या? नहीं, q जीरो नहीं होना चाहिए। 6/4 2/1 बिल्कुल परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और देख लेते 7/3 और देख लेते 9/4 परिमेय संख्या है, यानी जिनको p/q के रूप में लिखें वो सारी हमारी कैसी होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी, सारी की सारी। अब क्या ये संख्या बटे वाली ही होंगी, और कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अब मान लो कोई संख्या ऐसे लिखती है, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ 7 लिखा हुआ है, ध्यान से समझना 7। अब ये पूछा जा रहा है तुमसे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, आप बिल्कुल बोलेंगे परिमेय संख्या है, बिल्कुल कह देंगे परिमेय संख्या। कैसे? इसको तो p/q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, ये तो सिंपल है, तो नहीं लिखा जा सकता, तो हम ज़बरदस्ती से लिखेंगे इसको। और ज़बरदस्ती से कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, लिख गई p/q के रूप में। अब ऐसे लिखा हुआ है 3, क्या ये 3 परिमेय संख्या? बिल्कुल परिमेय संख्या है, 1 बन गया। यानी जिन संख्याओं को हम जबरदस्ती से भी बटे में लिखते हैं वो सारी परिमेय संख्या है, सारी परिमेय संख्या है। तो क्या ये संख्या सारी धनात्मक ही हो सकती हैं, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं, ऋणात्मक बिल्कुल हो सकती हैं। अब मान लो ऐसे आ जाए -2 -6 -9, ठीक है, ये क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल कह देना परिमेय संख्या है। तो इनको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? इनके नीचे भी हम 1 मान लेंगे, p/q के रूप में हो गए, लेकिन एक जो मानेंगे पॉजिटिव मानेंगे, ध्यान रखना कभी इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या है? माइनस वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है, माइनस वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है। इस पर एक बात और उठता है, क्या ये संख्या हमारी ऐसी बटे में हो या सिंपल हो या माइनस हो वही परिमेय संख्या होंगी? इनके अलावा भी कुछ परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, इनके अलावा भी परिमेय संख्या होंगी, बिल्कुल इनके अलावा भी परिमेय संख्या होंगी। कैसे? इनके अलावा भी परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो मैं एक काम कर देता हूँ यहाँ पे, ये 1.2 क्या परिमेय संख्या है? 1.2 यानी पॉइंट वाली संख्या भी परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल पॉइंट वाली संख्या भी परिमेय संख्या हो सकती है। कैसे? इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं p/q के रूप में? बिल्कुल लिख सकते हैं, पॉइंट लाएंगे, कितना हो गया? 0, 10 हो गया। अब बन गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गई, बटे वाली परिमेय संख्या। क्या ये भी परिमेय संख्या होती है? मान लो 0.333333 ऐसे ऐसे चल रहा है, अनंत तक जा रहा है, ऐसे ऐसे अनंत तक जा रहा है। क्या ये भी परिमेय संख्या हो सकती है? क्या ये भी परिमेय संख्या हो सकती है? बिल्कुल परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये रिपीटेशन चल रहा है, अंकों का रिपीटेशन चल रहा है, लास्ट तक ये 3 3 3 3 खत्म ही नहीं हो रहा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब संख्याओं का रिपीटेशन चलता है
उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। जितनी संख्याओं का रिपीटेशन चल रहा है उतनी संख्याओं के ऊपर बार लगाएंगे। ध्यान रखना, अब ये 3 का तो रिपीटेशन चल रहा है, चाहे कितने भी 3 हो, रिपीटेशन तो 3 का ही चल रहा है, तो एक 3 के ऊपर बार लगा देंगे, बाकी को ख़त्म। तो 0.3 और 3 के ऊपर बार कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल परिमेय संख्या होगी। ठीक है, कैसी संख्या होगी ये, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3। तो ये परिमेय संख्या तो है 1/3। 1/3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, यानी हर वो संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। सोचो इसको p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वो सारी परिमेय संख्या होंगी जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, सारी की सारी परिमेय संख्या होंगी। क्लियर हो रहा है, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर रहा होगा। अब आगे लास्ट में हमारा बचा हुआ है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यहीं देख लेते हैं इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। ठीक है, अपरिमेय संख्या वो होगी जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता है, तो वो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होगी जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे, अब p/q के रूप में ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं √2, क्या इसको p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता। ऐसे और भी संख्याएं हैं, जैसे मैं बात करूं √6, अब ये मत कर देना कि √4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं, √4 का मान कितना होता है, 2, तो इसको तो हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें √4 नहीं आएगा, √2, √6, √3 आ जाएगा, √5, √7 और यहीं तक रहने दो, 10 कर लो। ठीक है, √9 भी नहीं आएगा, √9 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये जो संख्या है इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इनको हम p/q के रूप में नहीं लिखेंगे। कारण क्या है इसका, p/q के रूप में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, मान लो इसकी वैल्यू निकालेंगे 1.414, न जाने आगे क्या कुछ ना कुछ आता चला जाएगा। यानी ऐसी वो संख्या जिसका रिपीटेशन ही ना हो, कुछ ऐसे आता चला जाएगा, यानी संख्याओं का रिपीटेशन ना हो। अगर संख्याओं का रिपीटेशन ना होगा, नई नई शकल की संख्या आती चली जाएंगी। जैसे मान लो यहाँ पे 1.4125678167, तो क्या संख्याओं को रिपीटेशन मिल रहा है, कोई हमें बेस मिल रहा है कि जिसके ऊपर हम बार लगा दें कि हाँ भाई इतनी संख्या का रिपीटेशन चल रहा है, इन संख्या के ऊपर बार लगा देंगे तो हम इसको p/q इस संख्या को रिपीटेशन को रोक के p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब हम बार ही नहीं लगा पाएंगे तो p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें तो बेस मिल रहा था ऐसे 0.3333, हमें पता चल रहा था कि 3 का रिपीटेशन है, तो हमने क्या कर दिया था, रेशनल नंबर में 3 के ऊपर बार लगाया था और इसके रिपीटेशन को रोक दिया था, तो ये संख्या p/q के रूप में लिख सकते थे। ऐसे ही हमारा फिर क्या होगा 6, यानी √6 को भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √3 को भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्या, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण पाई है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण पाई है। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, पाई का मान कितना होगा 22/7, जबकि पाई का मान फिक्स नहीं होता है, पाई का मान 22/7 कभी होता ही नहीं है। पाई का मान जो मान है वो पता ही नहीं है पाई का मान कितना होता है। पाई का मान ऐसे होता है, ऐसे अंकों का रिपीटेशन होता चला जाता है। तो पाई का मान इसके अंदाजे से
यानी इसके सन्निकट मान, इसके जो भी पाई का मान निकाला है तो पाई के मान के सन्निकट मान के रूप में इसको ले लिया 22/7 को, जो कि पाई का मान ये फिक्स नहीं होता है, तो इसके सन्निकट मान को लिया जो कितना 22/7 होता है, जो 22/7 होता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। यानी इरेशनल नंबर वो संख्या होती हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हम, ठीक है, जिनको हम p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वो सारी हमारी क्या होंगी, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होंगी। और परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, वो सारी की सारी हमारी इरेशनल नंबर है। उम्मीद है बात आपकी एकदम समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक बार आप वीडियो को देखेंगे, दोबारा से वीडियो को वहाँ से देख लेना, जो पॉइंट आपका डाउटफुल रहा है या आपको कोई दिक्कत उसमें रही हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे, पूरी तरह से डाउट 100% डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक चीज़ें रह गई हैं, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ बेसिक चीज़ें और रह गई हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको आपको बताऊंगा। तब तक जो है आप इन चीज़ों पर प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरह के जो क्वेश्चन आए हैं किसी भी एग्जाम में आप उनको देख लीजिए, क्वेश्चन आए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे एक क्वेश्चन पूछा गया किसी ना किसी पेपर में, सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद है मज़ा आपने इसमें किया होगा, बिल्कुल तरीके से चीज़ों को समझाया है मैंने, समझे होंगे आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में या जो भी कोई आपका रिलेटिव है वो आप तैयारी कर रहा है तो आप उनके साथ इसको शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैथ आपका कंटिन्यू चलेगा, एक एक चीज़ हम कवर करते चलेंगे और लास्ट तक हम मैथ को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैथ में आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ना ही मैं कोई डाउट छोड़ूंगा। तब तक आप इन प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।